नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। फिच रेटिंग का अनुमान है कि भारत 2024-25 में 6.5% की लचीली जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 7,914 छात्रों को डिग्री दी जानी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। पैसा होने पर भी योजनाओं परियोजनाओं के कार्य तेजी से न होने पर सीएम योगी द्वारा वरिष्ठ अफसरों के ढीले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट खर्च में हीरा हवाली बरतने वाले 20 प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे अवध में भक्तिमय माहौल है। अयोध्या के सरयू घाट पर ही आरती की गई, जिसमें भारी तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में होगी। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है। 24 जनवरी को दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 9.5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया खेलो इंडिया की शुरुआत हुई और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी पद से प्रियंका गांधी को हटा दिया गया है। अविनाश पांडे को यूपी का नया प्रभारी बनाया गया है। क्रिसमस और नववर्ष के चलते 10 दिवस के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान निर्देश दिए गए हैं कि होटल और बार मालिक क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश न दें। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन को देखते हुए यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। इसके चलते सोमवार दोपहर 3 बजे से देर रात कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा। एक मुश्त समाधान योजना में बिजली चोरी करने और आरसी जारी करने वाले लोग बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। मौजूदा समय 76,000 लोग ओटीएस के तहत अपना बिल जमा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग ने जारी किया है। आम दिनों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। यूपी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले 22 जिलों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत घाघरा, सरयू, राप्ती और शारदा नदियों के बेसिन में बसे 2412 गांव के लिए 804 इन्फिटेबल बोट्स की खरीद का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राज्यों को दी जाने वाली धनराशि की सूची में उत्तर प्रदेश के खाते में सर्वाधिक रकम आएगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियां हुई तेज। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश। कहा, वर्ष 2017-18 से 22-23 तक इस योजना के तहत लगभग 51,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिए जाएंगे। वाराणसी के चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल के अर्बन हॉट में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन शुरू। प्रदर्शनी 4 जनवरी 2024 तक चलेगी। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा, खादी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शासन ने सभी जानकारी निजी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार, श्वास संबंधी मरीजों की होगी कोविड जांच।
अयोध्या राम मंदिर के भीतर में हो रही नक्काशी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। नागर शैली में बन रहे भव्य राम मंदिर की भीतरी दीवारों पर भगवान शंकर समेत कई देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। समाचार विस्तार से। फिच रेटिंग का अनुमान है कि भारत 2024-25 में 6.5% की लचीली जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है। फिच की रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग मजबूत बनी रहेगी और 2023 में उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर बने रहेंगे। भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे के खर्च से इस्पात की भी मांग बढ़ेगी। फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2023 में मजबूत वृद्धि के बाद नरमी की हमारी उम्मीद के बावजूद कारों की बिक्री में भी वृद्धि जारी रहेगी। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8% से अधिक बढ़कर 780 अरब यूनिट हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये 718 अरब यूनिट था। मंत्रालय ने कहा कोयले का आयात पिछले महीने तक करीब 44% कम होकर 15 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 27 मीट्रिक टन से अधिक था। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कोयला उत्पादन और बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिए अपने संदेश में कहा कि गीता के श्लोकों में मानवता का हर मर्म समाहित है, जो सदैव कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गीता जयंती की मेरे सभी परिवारजनों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और इस दौरान श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने और उसके महत्व को समझाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गीता के श्लोकों से गुंजायमान पूरा वातावरण एक अलौकिक छटा उपस्थित कर रहा है। गीता के श्लोकों से गुंजायमान वातावरण। जी हाँ, ये दृश्य है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 18,000 स्कूली बच्चों ने गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन भी महोत्सव से जुड़े। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हरियाणा और असम का नाता जोड़ते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हमारे दामाद हैं, क्योंकि उन्होंने असम की बेटी रुक्मिणी से विवाह किया था। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के इस अंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत, ये दुनिया को बचा सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम मंडप का भी दौरा किया।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और उसके बाद वे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 2024 में 400 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। यूपी भाजपा का गढ़ है और भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन है। यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो परिवार से ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। बड़ा कार्यक्रम, एक संकल्प देश के सामने है कि 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को जो विरोधी कहते थे, हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी एक ही बात कहते थे, ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी को डंका बज रहा है। 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। अमरोहा में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जिले के देहात थाना क्षेत्र में अतरासी मार्ग पर फ्लाईओवर के निकट तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकराते हुए पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनन फानन में पुलिस व स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई। मरने वालों में कार सवार 3 लोग और एक मोटरसाइकिल चालक शामिल है। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी व पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। आज अतरासी रोड पर 9 बजे के करीब एक क्रेटा कार और बाइक सवार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है और पुलिस विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। गोंडा जिले के विकास खंड झंझरी के पूरे उदय गांव में जल जीवन हर घर में नल से जल कार्यक्रम के आयोजन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आगमन पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पानी की शुद्धता की जांच करने वाले अवतकनीकी ग्रामीण कार्मिकों का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें पानी की शुद्धता को जांच कर बताया गया। पानी की जांच करने वाले और तकनीशियन को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन हर घर नल से जल के माध्यम से जो अभियान चल रहा है, उसमें 2024 तक सभी घरों को पानी देना है। उन्होंने ग्रामीणों को आगाह किया कि इस पानी को बर्बाद न करें, ये पीने के लिए शुद्ध पानी है। सभी को पक्का मकान मिल जाए, सभी गरीबों को शौचालय हो जाए, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो जाए, इलाज करवा सके और अंधेरा का इंतजार न करे, दिन में भी शौच के लिए जा सके यदि पेट उसका खराब है तो। आज इसको शुद्ध पानी भी मिल जाए तो हर घर में नल भी पहुंच जाए। जो 2-2 किलोमीटर महिलाएं पानी लेने जाती थी, अब उनके घर तक नल का कनेक्शन मिल जाए और नल की टोटी पहुंच जाए। तो आज इस गांव में पूरे घरों में नल की टोटी पहुंच चुकी है, नल का पानी भी शुद्ध पहुंच रहा है। इसलिए इस गाँव वालों ने मिलकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे जैसे अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण और अयोध्या में सुविधाओं के विकास में तेजी आती जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने विकास कार्यों का जायजा लिया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निर्माणाधीन भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कैसा होगा, किस रूप में होगा, ये राम भक्तों के मन में एक कौतूहल का विषय है। किस तरह से बनाया जा रहा है, कौन से पत्थर तरासे जा रहे हैं, कौन लोग उसे तराश रहे हैं, और 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसके बाद निखर कर
आने वाला राम मंदिर कैसा होगा, इसको लेकर के भी मन में लोगों के कौतूहल है। आज उस रास्ते की हम बात करते हैं जो निर्माणाधीन है, जो राम पथ है, जो भक्ति पथ है, जो सीधे अयोध्या से लेकर के लखनऊ को जोड़ने वाला राजमार्ग जो है, उससे सीधे राम पथ ये श्री राम जन्मभूमि की ओर जाता है। 4 लेन का ये मार्ग पूरी तरह से सुसज्जित होगा। रोशनी से अमानती सामान घर होंगे, साथ ही यात्रियों के रुकने और ठहरने की व्यवस्था भी होगी, जिससे राम भक्त अपनी पूजा का कार्य पूरी तरह से कर सकें। निर्माणाधीन राम मंदिर का दृश्य अलौकिक है। उस अलौकिक दृश्य का दर्शन हम आपको करवाते हैं। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। प्रथम तले का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और तीसरे के लिए लगातार जो है यहाँ पत्थरों पर घिसाई का काम चल रहा है। जिस तरह से जिस तन्मयता के साथ संपूर्ण भारत से आए कारीगर इसको मन और भक्त के साथ यहाँ पर इस भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसी भक्ति और आह्लाद के साथ यहाँ पर पूरे देश से राम भक्त पहुँच भी रहे हैं। ठीक राम मंदिर के बगल में ही एक मंदिर जो राम मंदिर की ही तरह उपेक्षा का शिकार था, आज जब तमाम सारे दर्शनार्थी, तमाम राम भक्त जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आएंगे या उनके दर्शन करने आएंगे, उसके बाद भी तो निश्चित रूप से इस मंदिर की भी जो है शोभा बढ़ी है। हमारे साथ हैं इस मंदिर के व्यवस्थापक, अमाओ मंदिर है। कैसा था पहले का माहौल, अब कैसा लगता है? मेरा नाम मणिराम है। हम 4 साल से इधर रह रहे हैं। श्री राम भगवान दर्शनार्थी जो मंदिर का दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आता है, वो लोग को निःशुल्क भोजन सेवा खिलाया जा रहा है। श्री राम भगवान का मंदिर तैयार हो जाए, देश में कोना कोना से यात्री लोग आने के लिए सूचना है। सब लोग का भाव है, भक्ति भी है। इधर सिर्फ मंदिर उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी में, उसके बाद हम लोग भी जाएंगे आपस में भी। सब लोग हम लोग कभी फोन करके भी पूछ रहा था इधर मंदिर का दर्शन करने के लिए कब होगा, कब तैयार हो जाएगा, कितना तक बना है। बहुत लोग एक्साइटिंग बहुत है। भगवान राम के जिस एकीकृत स्वरूप की बार बार चर्चा होती है, जिसको लेकर के रामचरितमानस के वांग्मय को लेकर के बार बार बांचा जाता है, जिस पर शोध होते हैं, वह बिना किसी शोध के, बिना किसी परीक्षण के अयोध्या की धरती पर देखा जा सकता है। यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूरब है, और ये उत्तर में जो समाहित है सब कुछ वो अयोध्या है। राम की भक्ति में डूबी है अयोध्या। आज इंतजार है उसे सिर्फ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जब पूरे आवेग और भक्ति के साथ सनातन धर्मी राम भक्त यहाँ पर आएंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। जनपद बलरामपुर में जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोगों को विकसित भारत बनाने में सहयोग की शपथ दिलाई। जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान किसान सम्मान दिवस के अवसर पर विकासखंड गैसंडी के ग्राम सभा बिलोह बनकसिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अन्नप्राशन भी कराया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद जल शक्ति मंत्री जिले में चल रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों को पुरस्कार का उन्होंने वितरण भी किया। योजनाओं का लाभ जनता के बीच में होना चाहिए और जनता को मिलना चाहिए। सभी लाभ मिले हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ लोग अछूते हो गए हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी मंत्रिमंडल और केंद्र राज्य के जनपदों के अधिकारीगण और हमारे जनप्रतिनिधि प्रत्येक हिंदुस्तान के और राज्य के सभी गांवों में जाएंगे और सभी गांवों में जो इस सुविधाओं से वंचित है, आयुष्मान का कार्ड है, अपना विधवा दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, एक किसी प्रकार का कार्ड है जो केंद्र राज्य सरकार की योजना चलती है, उसका लाभ गांव ले। अब उनके दरवाजे हम जाकर उन्हें प्रचार प्रसार भी
और सभी अधिकारी मजबूत रहते हैं। हेल्थ कैंप से लेकर सभी कैंप भी लगते हैं और जिसका सुविधा गाँव हो। और दवा भी जन औषधि केंद्र और ये सबों के माध्यम से वहाँ पर जो 100 रुपए की दवा है वो 10-10 और 20-20 रुपए की दवा मिलती है, जिसके कारण जनता जनार्दन को लाभ मिलता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वाराणसी स्थित बिशप हाउस में क्रिसमस मिलन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए। इस मिलन समारोह में सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने शांति का संदेश दिया और अच्छी बात यह रही कि शहर के बुद्धिजीवियों और संभ्रांत लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने गायन तथा नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहा। इस अवसर पर प्रत्येक धर्म के धर्मगुरुओं ने शांति संदेश के साथ साथ लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी। जो हमारे नबी और पैगंबर हैं, उनका 2023वां ये साल विलादत और पैदाइश का साल था। तो ये मुसलमानों के लिए भी और जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनके लिए भी ये खुशी का दिन है। और इस मौके पर यहाँ पे बिशप हाउस में ये प्रोग्राम तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर किया गया ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मैसेज था, जो पैगाम था, उस पैगाम को हम लोग अपनी अपनी ज़ुबान में अपने अपने तौर पर एक दूसरे को दें। चुनांचे तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपनी इस यहाँ पे पैगाम को दिया। ये हर वर्ष हम कराते हैं क्रिस्त जयंती के खुशी को सबके साथ साझा करने के लिए और सबको एकत्रित करने के लिए, ईश प्रेम को फैलाने के लिए, विश्व में शांति का बढ़ावा देने के लिए और सभी मानव में एकता हो, समानता हो, इस इच्छा से हम इस फंक्शन को आयोजित करते हैं। क्राइस्ट जयंती मिलन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसा लगा कि पूरा बनारस उमड़ गया है, खुशी मना रहा है और अच्छा लगा कि सब धर्म के लोग आए, सनातन धर्म के लोग आए, सिख धर्म के लोग आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग आए हैं। सब लोग यहाँ आकर के अपने एक मिलन समाज में इकट्ठा होकर के खुशियाँ बांटे, खुशी लिए, खुशी दी है। सुल्तानपुर नगर के ईसाई मिशनरी के एक विद्यालय में क्रिसमस का पर्व अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर्व पर विश्व में शांति के लिए एक तरफ जहां प्रार्थना आयोजित की जा रही है, वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए मॉडल अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रभु यीशु के जन्म को धरती पर दिखाया जा रहा है। क्रिसमस पर स्कूली बच्चों के द्वारा तैयार किए गए ये मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्रिसमस पर आयोजित प्रार्थना के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा नृत्य कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को विभिन्न प्रकार के उपहार का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि ईसाई लोगों के लिए क्रिसमस एक बहुत बड़ा दिन है। इस साल अपने भारत के साथ ये क्रिसमस मना रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम था कि चंद्रयान होना है, तो चंद्रयान 3 का हमको सफलता मिला है। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, विक्रम का लॉन्च हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि हम अपने भारत के साथ एक रहना चाहते हैं, हम लोग अपने स्कूल में चंद्रयान को बनाए हैं, जिस पर जब चंद्रयान ऊपर जाता है, हमारा बालक यीशु का जन्म इस पृथ्वी में हुआ है। हम यही दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर जो मानव रूप को धारण किए हैं, हम ईसाई लोग इसको बड़ा दिन मानते हैं, हम इसको हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टाफ के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आइए देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी खबरें। काशी तमिल संगमम का आयोजन दरअसल हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहराई तक जुड़े संबंधों का जश्न मनाता है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे। इसके अतिरिक्त नवाचार, व्यापार, ज्ञान, निर्णय, शिक्षा, तकनीक और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी करने की योजना भी बनाई गई है। लेकिन इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य
काशी की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से वाराणसी के विभिन्न घाटों के इतिहास और संस्कृति की जानकारी ली। प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का भी दौरा किया। समूह के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांची मठ का भी दौरा कर मठ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। I'm from Kashi, Krishna temple darshan is good darshan for Kashi, Tamil Shagam. Jai Bharat, Vande Bharat. Best experience in my life. Nobody can see other persons are like this, but I am. God gives my opportunity with our national pride leader Modi ji. Namaste. काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने प्रयागराज पर संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम चेन्नई से आए हैं और यहाँ हमारा वीआईपी जैसे स्वागत किया जा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो हम लोगों को मोदी जी के द्वारा हमारे लिए किए गए काम और काशी की महानता के बारे में बताएंगे। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत चेन्नई से काशी की यात्रा पर 5वीं ट्रेन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में किसान, कला, संस्कृति से जुड़े 216 प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। चेन्नई में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉल्फिन श्रीधर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने ट्रेन को रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना है, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना आयोजन का मकसद है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। काशी और तमिलनाडु प्राचीन भारत में संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में काशी तमिल संगमम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।